हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। 2 अध्याय के बाद आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जो कि मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। तो इसी लैंगिक जनन के द्वारा होने वाले प्रजनन को यानी कि अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो मानव जनन में आइए हम इसकी आगे टॉपिक को देखते हैं। मानव जनन। अब मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। और इस लैंगिक जनन के द्वारा यानी कि एक नर युग्मक होगा और दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होंगे तो युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मनज का निर्माण, जाइगोट। और यही आगे जाके भ्रूण का निर्माण करेगा, एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में एक नर युग्मक यानी कि जो नर भाग को दर्शाएगा नर में पाया जाएगा और मादा युग्मक मादा में पाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि इस कंडीशन में अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या n रहती है। n मतलब जैसे नर में मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 इसके पास भी हैं, 46 मादा के पास भी हैं। तो यानी कि 2 नर युग्मक बनेंगे तो गुणसूत्र की संख्या पहले क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 2 नर युग्मक बने। वैसे ही मादा में भी 2 नर युग्मक। और अब हमें क्या चाहिए? एक नर युग्मक चाहिए, यानी कि आधी माता से आधी पिता से ट्रांसमिशन होगा। तो इस प्रकार से जो युग्मनज होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 46 होगी। तब यानी कि दोनों के जब गुणसूत्र आधे आधे मिलेंगे, आधे नर युग्मक के और आधे मादा युग्मक के, तो इस प्रकार से टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46। इसी प्रकार से जो भ्रूण यानी कि नया संतान बना, इनमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 रहेगी। तो इतना क्लियर हो गया आपको। यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक, नर युग्मक नर भाग में होगा, मादा युग्मक मादा में। इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी मतलब 46 का आधा 23 इसमें से नर में से और 23 मादा में से। इस प्रकार से जो युग्मनज बनेगा तो उसमें 46 गुणसूत्र होंगे और नई संतान जो भ्रूण बनेगा उसमें भी 23। तो मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जनन मीन्स क्या होता है? निर्माण। जनन मीन्स निर्माण। अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो मानव अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? मानव जनन। और जनन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे जो संतान है वो निरंतर मतलब कंटिन्यूटी में चलते रहे, संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ती रहे, तो इसलिए जनन आवश्यक होता है। इस प्रकार से ये मानव जनन में ये इसी को आप पढ़ेंगे। और इसमें भी जो निषेचन की वही घटनाएं घटित होंगी जैसे कि आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में था। क्या? सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, प्री इवेंट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, या उसके बाद दूसरा निषेचन फर्टिलाइजेशन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप इसमें ही पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटना में क्या होंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स किस में बनेंगे? मेल के टेस्टिस में बनेंगे और फीमेल के
ओवरीज में बनेंगे। उसी प्रकार से जब ये आपस में संलेत होंगे तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और निषेचन पश्च घटना। इसके बाद जब इसका जो फ्यूजन है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद क्या घटना घटती है, यानी कि जब जायगोट बन जाता है युग्मनज, युग्मनज के बाद एम्ब्रियो बनने की क्रिया और एम्ब्रियो से जो है एक परिपक्व जो मैच्योर बेबी है उसके बनने की प्रक्रिया किसमें होगी, निषेचन पश्च घटना। इसमें मतलब कि जो निषेचन पश्च घटना है इसमें जो मतलब क्लीवेज यानी कि जो विभाजन के बाद, हम इसे क्या कहेंगे, विभाजन के बाद बनने वाली जो सेल्स बनते रहेंगे, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण के बाद गेस्टुला, उसके बाद 3 लेयर बन जाएंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इस प्रकार से 3 लेयर, इनसे जो है ऑर्गेन्स बनने लग जाएंगे, जैसे एक्टोडर्म से टीथ वगैरह जो हार्ड पार्ट हैं, मीजोडर्म से जो सॉफ्ट पार्ट हैं जैसे हार्ट सेल्स वगैरह ये बनने लग जाएंगी, एंडोडर्म्स। तो इस प्रकार से इनके ऑर्गेन्स बनने लग जाएंगे विदिन 9 मंथ्स और एक परिपक्व जो बेबी है वो बनने लग जाएगा, यानी नई संतान की उत्पत्ति। तो ये चीज़ें इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरी आएंगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सोचिए अगर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यहाँ पे अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, केवल क्या होता, समसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ पे अगर समसूत्री विभाजन होता तो सोचिए क्या घटना घटित होती। इस कंडीशन में क्या होता, जो समसूत्री विभाजन है गुणसूत्र की संख्या पूरी की पूरी जाती है समसूत्री विभाजन में, तो यहाँ पे क्या होता है 46 गुणसूत्र पूरे जाते हैं, ठीक है ना। तो 46 गुणसूत्र यहाँ से जाते हैं और 46 गुणसूत्र मादा से जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करके, तो ये कितने हो जाते हैं 92 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो सोचिए किसी पुरुष में 92 गुणसूत्र होते हैं क्या, नहीं, तो उसकी शारीरिक आकार की पूरी डिस्टर्ब हो जाती, पूरी बिगड़ जाती। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धसूत्री विभाजन ही यहाँ पे होता है जब लैंगिक जनन, मतलब कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब कि लिंग गुण जब दोनों में फ्यूजन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक फ्यूजन होता है, तो लैंगिक जनन में जो लैंगिक अंग हैं केवल उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी जो दैहिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये तो आपको सबको पता है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब इसमें से अगर हम कहें कि 22 जोड़ी प्लस XX ये फीमेल में पाई जाती हैं, तो जो 22 जोड़ी हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। इसी प्रकार जो मेल में 22 प्लस XY पाई जाती हैं और इसको हम बोलते हैं मेल में, ठीक है। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं इन दोनों में, वो उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो यही ऑटोसोम्स कहलाते हैं समसूत्री विभाजन में, यही दैहिक गुणसूत्र, इन्हीं में क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है। बाकी जो 2 गुणसूत्र बन रहे हैं, एक जोड़ी जो गुणसूत्र बन रहा है XX और XY, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा, अब हमने पूरी टॉपिक में लैंगिक जनन में ये चीज़ें पढ़नी है, निषेचन में फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना। अब प्रीवेंट निषेचन पूर्व घटना में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें 2 घटनाएं घटित होती हैं, एक पहला तो युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है, यानी कि फॉर्मेसिस ऑफ गैमेट्स। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। तो ये 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन 3 पार्ट्स में आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को। जो निषेचन पूर्व घटना है ये 2 फेजेज में होती है। पहला होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस,
जेनेसिस। और जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेटोजेनेसिस या गैमेट्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब जो युग्मक जनन है, युग्मक जनन मतलब कि फॉर्मेसिस ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का निर्माण। तो युग्मक जनन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? युग्मक जनन, यह युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है। यह युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है। कौन? युग्मक जनन। अब जो युग्मक जनन है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ये नर में और मादा में अलग अलग होता है। नर में और मादा में अलग अलग होता है। अब नर में इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन यानी कि इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और मादा में हम इसको बोलते हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, इसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो नर और मादा में ये अलग अलग होता है, अलग अलग पार्ट्स में बनता है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन, यानी कि मादा में जो अंडाणु जनन होता है उसको oogenesis कहते हैं। अब शुक्राणु जनन ये नर भाग होता है, और नर भाग में यानी कि इसको हम शुक्राणु भी बोलते हैं, यानी स्पर्म। और मादा में हम इसको बोलते हैं अंडाणु, अंड कोशिका, यानी कि ओवम। तो क्लियर हो गया आपको कि जो युग्मक जनन है यह युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस जहाँ शब्द आता है जहाँ पे भी, वो होता है फॉर्मेशन। उसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। फर्स्ट जो फेज आती है इसकी वो यही होती है शुक्राणु जनन की और अंडाणु जनन की। अब हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हम स्टडी करेंगे शुक्राणु जनन की, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु। और अब ये पढ़ने से पहले आपको इनके ऑर्गेन्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से ऑर्गेन्स में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसके लिए नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए आपको जो है थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा कि मनुष्य में का जो नर जनन तंत्र होता है वो दो भागों में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। तो पहला वाला क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स, प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरा होता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, एक्सेसरी और सेकेंडरी ऑर्गेन्स। ठीक है, तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं ये केवल वृषण होते हैं, ये केवल वृषण होते हैं, इनको बोलते हैं हम टेस्टिस। ठीक है, और जो नर में एक जोड़ी पाए जाते हैं। और जो सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। एक को हम बोलते हैं सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, और दूसरी होती हैं सहायक ग्रंथि।
सहायक नलिका। अब सहायक नलिकाओं के जो पार्ट्स होते हैं शुक्रवाहिका, दूसरा है वृषण जालक, इसको रीड टेस्टिस बोलते हैं। तीसरा है अधिवृषण एपिडिडाइमस, और चौथा है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिका जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। वृषण जालक को बोलते हैं रीड टेस्टिस। अधिवृषण को बोलते हैं एपिडिडाइमस, और शुक्रवाहिनी को बोलते हैं वास डिफरेंस। देखिए वासा डिफरेंसिया और वास डिफरेंस ये थोड़ा सा अलग अलग हैं, शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिनी। तो सहायक नलिकाओं के ये 4 पार्ट्स हैं। उसी प्रकार से जो सहायक ग्रंथि हैं इनके भी 3 पार्ट्स हैं। एक है शुक्राशय, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा है वल्वो यूरेथ्रल। शुक्राशय को सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वो यूरेथ्रल, या इसका नाम एक और है काउपर्स ग्लैंड। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि जो नर जनन तंत्र है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अम्ल, दूसरा बोलते हैं सहायक। जो प्राथमिक लैंगिक अम्ल है ये मेन पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव का, ठीक है। और जो सहायक हैं ये एक्सेसरी करती हैं किसी नलिकाओं द्वारा, जो सीमेंस है उसको पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। जो सहायक द्वितीयक अंग हैं एक्सेसरी और सेकेंडरी, तो ये 2 भागों में विभाजित होती हैं, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि। जो सहायक नलिकाएं हैं शुक्रवाहिका जिसको हम वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, दूसरा वृषण जालक रीड टेस्टिस, तीसरा अधिवृषण एपिडिडाइमस, और चौथा शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंशिया। इसी प्रकार से जो सहायक ग्रंथि हैं ये 3 होती हैं, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वो यूरेथ्रल जिसको काउपर्स ग्रंथि करते हैं। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके कि वृषण के क्या कार्य हैं और वृषण क्या काम करता है। तो मनुष्य में जो नर जनन है अंग है मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो प्राइमरी जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में, और दूसरा द्वितीयक लैंगिक जनन अंग के रूप में। जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है वो टेस्टिस वृषण जो कि मेन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वर्क करता है। उसके बाद द्वितीय लैंगिक जनन अंग है उसमें 2 भागों में फिर डिवाइड रहता है, सहायक नलिकाएं, ठीक है, और दूसरा सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाएं जिसमें कि शुक्रवाहिका और जो है सेमिनल वासा डिफरेंस, और दूसरा क्या होता है आपका रीड टेस्टिस प्रसरणीय जालक, और उसके बाद फिर तीसरा क्या होता है आपका एपिडिडाइमस अधिवृषण, और चौथा शुक्रवाहिनी तो वासा डिफरेंसिया। इसी प्रकार से सहायक ग्रंथि जो होती हैं शुक्राशय, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स यानी जिसको वल्वो यूरेथ्रल भी कहते हैं। तो हम जो फर्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे पहले, टेस्टिस जिसको हम वृषण कहते हैं। ये जो होते हैं 2.5 सेंटीमीटर 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और 2.5 सेंटीमीटर जो होते हैं चौड़े, 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से व्यास में स्थित रहते हैं। वृषण कोश में स्थित होते हैं, शरीर से बाहर स्थित होते हैं। और शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि ये तापमान मेंटेन करने के लिए, तापमान को स्थिर करने के लिए, जो कि शुक्राणु के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम जो है वृषण का तापमान रहता है, ताकि जो शुक्राणु हैं वे स्टोर हो सकें, वे जनन के लिए तैयार हो सकें, यानी कि वो नष्ट ना हो। इस प्रकार से इनका जो शुक्राणु है टेस्टिस हैं वे निर्धारित होते हैं, वे वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो वृषण की
इस प्रकार से संरचना होती है। इस प्रकार से ये एक टेस्टिस, वृषण की संरचना, और टेस्टिस में जो प्राथमिक अंग है और उसके बाद जो सहायक द्वितीयक अंग है एक्सेसरी, उसमें रीड टेस्टिस होती हैं। इस प्रकार से रीड टेस्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृषणीय जालक होते हैं, वृषणीय जालक, रीड टेस्टिस। और ये कितने होते हैं संख्या में? 250 होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। लगभग 250 एक वृषण में 250 वृषणी जालक होते हैं और एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो एक वृषण में 250 वृषणी जालक होते हैं। ठीक है, जिसको हम रीड टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद द्वितीय अंग में आता है हमारा, इसको सीरियल वाइज अगर आप याद करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, कैसे? जो मैंने पिछले उसमें बताया था, सबसे पहले शुक्र क्या था, वृषण, द्वितीय अंग में शुक्रवाहिका, इसके बाद क्या आता है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, और उसके बाद वृषण जालक, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो जो शुक्रवाहिका है, ये शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका आप बुक्स में भी इसका डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इसमें होता है अधिवृषण, इस प्रकार से अधिवृषण, शुक्रवाहिनी से ये जाता है अधिवृषण में, और अधिवृषण से ये फिर जाता है एपिडिडाइमस से शुक्रवाहिनी के द्वारा, शुक्रवाहिनी के द्वारा बाहर निष्कलित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी बाहरी संरचना होती है। तो प्रत्येक वृषणी जालक, ये वृषणी जालक, इनको क्या बोलते हैं हम, वृषणी जालक। ठीक है, ये कितना होते हैं, 250 पिंडक होते हैं इसमें। इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। तो प्रत्येक वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वोयूरेथ्रल, इसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी यानी कि 1 से 3 जो होती हैं, शुक्रवाहिनी के बाद यहाँ शुक्रवाहिनी तक ये जो है शुक्रवाहिनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। देन इसके बाद जो ये पिंडक हैं, ये कितने होते हैं संख्या में, 250 होते हैं। और प्रत्येक वृषणी पिंडक में जो है 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका, टेस्टिक्युलर लोब्यूल, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ठीक है, तो शुक्रजन नलिका, अब ये भी 2 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, शुक्रजन नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली, ये बहुत पूछा जाता है, सर्टोली कोशिका का क्या कार्य रहता है। तो ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। तो इस प्रकार से 1 से 3 जो होती हैं शुक्रजन नलिका होती है, और ये शुक्रजन नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। इनमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो पाई जाती हैं शुक्रजन कोशिका और दूसरी सर्टोली कोशिका। तो प्रत्येक वृषणी जालक, ये कितने होते हैं वृषणी जालक, 250। ठीक है, 200 वृषणी पिंडक होते हैं, वृषणी जालक में 250 पिंडक होते हैं एक वृषण में, और प्रत्येक वृषण में 1 से 3 क्या होते हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल इनको कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण इन्हीं शुक्रजन कोशिका में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में तो होता है, लेकिन वृषण के कौन से भाग में होता है, शुक्रजन नलिका की शुक्रजन कोशिका में, स्पर्मेटोगोनिया में होता है। ठीक है, तो शुक्रजन कोशिका यानी कि यहाँ से नर युग्मक का निर्माण करती है, नर युग्मक। ठीक है,
नरयुग्मक का निर्माण करती हैं और सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। किसको, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनको अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स, ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन उसको ये स्रावण करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कि मनुष्य में लैंगिक हार्मोन्स कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बोलते हैं, और मादा में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और ठीक है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये आप इसको भी याद रखेंगे साथ साथ में। अब हम इसके बाद जो है सहायक या द्वितीय लैंगिक अंग हम पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथि। ठीक है, सहायक ग्रंथि या जो सहायक नलिकाएं हैं इनकी बात करेंगे हम। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं में ये कैसे एंटर करती हैं, तो सहायक नलिकाएं का कार्य जो होता है ये इस प्रकार से वृषण में नरयुग्मकों को मूत्र मार्ग में पहुंचाना होता है। ठीक है, नरयुग्मक मतलब कि शुक्राणु जिसको हम सीमेन बोलते हैं, वो मूत्र मार्ग तक, यूरेथ्रा तक इसको पहुंचाना होता है और यूरेथ्रा के द्वारा वह बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यूरेथ्रा के द्वारा वह बाहर निकलते हैं, तो इसी ये जो वृषणी पिंडक है, इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के द्वारा शुक्रजन नलिका, शुक्रवाहिका के द्वारा जो होता है अधिवृषण में जाती हैं, और अधिवृषण से जो है अग्रभाग में जो है उल्फियन नलिका में खुलते हैं, और यह ऊपर जाके यूरेथ्रा में खुलता है। ठीक है, यानी शुक्रवाहिनी के द्वारा होता है वासा डिफरेंसिया इसको बोलते हैं, और मूत्र मार्ग तक ये पहुंचाने का काम करती हैं। उसके बाद जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, ये सहायक ग्रंथियां शुक्राशय हैं। यह एक ऐसी ग्रंथि है जिससे हल्का पीला क्षारीय तरल स्रावित होता है। ठीक है, पीला तरल स्रावित होता है। यही तरल जो होता है सीमेन, वीर्य का अधिकांश लगभग 60% भाग बनाता है, जिसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, इनमें विशेष गंधयुक्त यानी दूधिया क्षारीय तरल स्रावित होता है। यह तरल जो होता है वीर्य का लगभग 25% भाग बनाता है। ठीक है, और यह मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता, क्योंकि जो यूरिन है वो एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर वो एसिडिक नेचर खत्म नहीं हुआ तो जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, वो जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। तो उसको निष्क्रिय करने के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो वल्वो यूरेथ्रल्स हैं, काउपर ग्लैंड, यह जो होता है यूरेथ्रा में शिश्न के साथ जो प्रवेश के स्थान पर ये खुलती है, इससे निकलने वाला स्तार जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, और यह जो होता है अम्लीयता को नष्ट करता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन को ईजी करता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी था शुक्राणुजनन को पढ़ने के लिए, कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप इसको नहीं बना सकते। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं इसको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको मतलब कि एंड कर रहा हूँ। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, इसमें क्या होते हैं, टेस्टिस प्राइमरी, जो प्राइमरी है प्राथमिक लैंगिक अंग है, वो क्या होता है, वृषण होता है। एक वृषण में 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। ठीक है, रीड टेस्टिस वृषणी जालक में जो होते हैं 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं, और जो होता है शुक्रवाहिका के द्वारा अधिवृषण में खुलता है, और अधिवृषण के द्वारा ये शुक्रवाहिनी के थ्रू जो है यूरेथ्रा तक पहुंचता है। ठीक है, ये इसकी प्राइमरी। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाओं में जो ये शुक्रजन नलिका है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 1 से 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं एक पिंडक में। ऐसे ही बहुत सारे पिंडक होते हैं, 250, तो 250 में सब में होंगी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने तो यहाँ भी एक बनाया है, तो ऐसे ही बहुत सारे होंगे। यहाँ से 250 मतलब कि एक वृषण में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे होंगे। मैंने केवल 4 आपको दिखाए हैं। इन 4 में ये 3 दिखाए हैं अभी। 1 से 3 क्या होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है, शुक्रजन नलिका। ये शुक्रजन नलिका 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शुक्रजन कोशिका, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने शुक्रजन कोशिका, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिका जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल जो पोषण प्रदान करती हैं। तो जो नरयुग्मक होता है शुक्राणु, नरयुग्मक क्या होता है, शुक्राणु, ये इन्हीं में बनते हैं, शुक्रजन नलिका में ही बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है, पोषण। ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो वृषण के शुक्रजन नलिका में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं यानी इसमें लीडिंग सेल्स होती हैं,
लीडिंग कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, इसको अंतराली कोशिका भी बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं। तो ये टेस्टोस्टेरोन को स्रावण करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर से उसके बाद जो है शुक्रजन नलिका, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, शुक्रवाहिका, वृषणी जालक, अधिवृषण शुक्रवाहिनी में खुलती हैं। उसके बाद जो शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल्स, और ये सेमिनल वेसिकल्स जो शुक्राशय है यह एक ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, जिसमें हल्का पीला क्षारीय तरल स्रावित होता है, जो वीर्य का 60% भाग बनाता है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, जिसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाई जाती हैं। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, इनका क्या काम है, इनमें एक दुधिया क्षारीय तरल स्रावित होता है जो अम्लीयता को नष्ट करता है। ठीक है, ताकि जो शुक्राणु हैं वो निष्प्रभावित ना हो। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइज रहें, वो हमेशा अनफर्टिलाइज ना हो। ठीक है, अगर अनफर्टिलाइज होंगे तो नरयुग्मक बनेगा ही नहीं, मादा युग्मक से कैसे फ्यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसी मार्ग से यूरिन निकल रहा है और उसी मार्ग से सीमेन निकल रहा है, तो यूरिन की अम्लीयता को नष्ट करता है। उसके बाद जो वल्वोयूरेथ्रल्स है, ये भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो पेनिस पे खुलती हैं, और इनमें भी जो क्षारीय तरल होता है वो भी फर्टिलाइजेशन को इजी करता है। ठीक है, तो ये वल्वोयूरेथ्रल बहुत इतना है, आप इसको जो है डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।